वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, भारत में पहला रबड़ आधारित टायर मेट्रो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है। वैसे इस वाले क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना आगे आने वाले एग्जाम्स में ना के बराबर है, बट फिर भी इसका आंसर क्या होगा, नासिक। अच्छा, हम आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज़ यहाँ पर बताऊंगा। सोनाक्षी सिन्हा इन्होंने कमेंट सेक्शन में बोला था कि सर जितना अगर आप एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चंस को उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सो देखिए, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन लायक है नहीं, क्योंकि एक तो ये पुराना करंट अफेयर है, ठीक है, उसके बेस पर ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। दूसरा, इसमें मतलब वन लाइनर टाइप है, तो जहाँ पर ज़रूरी होगा वहाँ पर अब आने वाले वीडियोज़ में एक्सप्लेन्ड पूरा किया जाएगा। आज के इस वाले वीडियो में भी आप देखेंगे कुछ एक क्वेश्चन हैं जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है और वो मैं आपको समझाता चलूँगा क्या कुछ है उसके बारे में जो आपको याद रखना है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई देशों के शहरीकरण के प्रतिशत का सही अवरोही क्रम है। अब ये जो आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हो ना, जिसमें यहाँ पर आपका बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका ये 4 कंट्रीज दे रखे हैं और अर्बनाइजेशन का परसेंटेज कौन सी कंट्री में ज़्यादा है कौन सी कंट्री में कम है अवरोही क्रम में बताना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्री है जहाँ पर ये जो अर्बनाइजेशन है ये सबसे ज़्यादा है, तो इसमें सबसे पहला कौन सा आएगा, सबसे पहला जो आएगा आपका वो आएगा पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है यानी कि शहरीकरण है। पाकिस्तान के बाद सेकंड प्लेस पर आएगा इंडिया, थर्ड प्लेस पर आएगा बांग्लादेश और फोर्थ प्लेस पर आएगा आपका श्रीलंका। सो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि 3214, ठीक है। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि ये सारे डेटा जो होते हैं जिसमें अर्बनाइजेशन की बात हो रही है या फिर पॉल्यूशन इंडेक्सेस की बात हो रही है या फिर कोई भी किसी भी तरीके की रिपोर्ट की बात हो रही है, सो ये अगर हर साल पब्लिश होने वाली रिपोर्ट है तब भी डेटा चेंज होगा, और अगर ये 2 साल बाद चेंज होने वाली है तो हो सकता है मतलब उन 2 सालों में तो डेटा वही रहेगा बट उसके बाद डेटा चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर स्टिक नहीं रहना है, आपको रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग चलना है। बहरहाल इसका जो आंसर था वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मध्य प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर ये स्थित है। अब ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए यानी कि मुरैना। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में शामिल किया गया। अब ये कौन कौन से सिटीज़ थी, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले थे, तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए यानी कि देवास और इंदौर, इनको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस इसमें शामिल किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के PPP मॉडल पर दोबारा गौर करने और उसे पुनर्जीवित करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी यानी कि बी केलकर। ये जो थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के PPP मॉडल पर दोबारा गौर करने और उसे पुनर्जीवित करने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, साउथ अमेरिका का, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी यानी कि उराग्वे, ये जो है सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें।
ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या यहाँ पर आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है कि सरकार ने 2020 से 30 की अवधि के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इसको लॉन्च किया। अब दूसरा स्टेटमेंट है एनआईपी का उद्देश्य सभी के लिए बुनियादी ढांचे तक समान पहुंच प्रदान करना है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर हमारा सही है। सो हम यहाँ पर बात किसकी करने वाले हैं? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना की। तो इसके बारे में कुछ एक पॉइंट हैं जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस वाले क्वेश्चन के आंसर पे चलेंगे, इससे पहले हम बात कर लें इस योजना का जो अवधि था वो क्या था। जैसे यहाँ पर अवधि कितनी दे रखी है? 2020 से 2030। तो यहाँ पर ये अवधि गलत है, क्योंकि ये जो इसका पूरा ड्यूरेशन है ये 2020 से लेके 2025 तक का है। ये एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। इन ऑल अगर हम बात करें कितना रुपया सरकार जो है इस पर खर्च करेगी, या जो पूरी ये योजना है उसका बजट कितना है, तो ये है आपका 111 लाख करोड़ रुपए। अच्छा, इसको आपने देखा होगा 2019 में सबसे पहले इसके बारे में बात चली थी, फिर 2020, 2021, 2022 हर साल जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ पैसा ऐड किया जाता रहा है। तो एक ही योजना को अलग अलग नाम से कई बार सरकार लेके आई है। इसको आप मतलब ये वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि 111 लाख करोड़ रुपए यही इसका सही है। कई जगह आपको 102 लाख करोड़ भी मिलेगा, कई जगह आपको 100 लाख करोड़ भी मिलेगा। तो ये कहीं गलत डेटा नहीं दिया हुआ है। ये रीज़न क्या है कि हर साल के बाद जो है कुछ ना कुछ इसके अंदर डेटा में चेंज करके दिया गया है। सो आपको यहाँ पर बहरहाल 111 लाख करोड़ इसके बारे में याद रखना है। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में हेल्प करना। ठीक है, 5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है इंडिया की, इसको मतलब बनाना है, अभी है नहीं, इसको बनाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा पैसा कौन से क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। वैसे इसमें एनर्जी सेक्टर है, रोड्स हैं, अर्बनाइजेशन है, रेलवे है, इन सारे सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। तकरीबन 70% इन्हीं पर किया जाना है, जो मैंने अभी आपको बताया 2020 से लेके 2025 की ड्यूरेशन में। सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर खर्च होगा वो होगा आपका एनर्जी सेक्टर पर। एनर्जी सेक्टर पर तकरीबन 24%, जो ये टोटल आपका 111 लाख करोड़ है, इसका 24% एनर्जी सेक्टर पर ही खर्च होना है। अब इस डेटा में भी कहीं कहीं ट्विस्ट दिया हुआ है, कहीं आपको रोड के बारे में दे रखा होगा 18%, कहीं दे रखा होगा 16%। ठीक है, और इवन ये पीआईबी का डेटा है, सो उसमें भी थोड़ा बहुत इधर उधर है। बट यहाँ पर जो मैं लेके आया हूँ ये द हिंदू का डेटा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर टेंशन ना लें। जो यहाँ पर लिखा है वो उसी को सच माने, यही सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ हर जगह कॉमन है कि जो सेंटर है, जो स्टेट हैं और जो प्राइवेट प्लेयर हैं, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं। सो इनका जो पूरा इन्वेस्टमेंट होगा वो किस रेशो में होगा? तो ये रेशो 39:22, ये वो रेशो है जिसमें ये पूरा पैसा खर्च किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट था इसमें बात हो रही थी कि सरकार ने 2020 से 30 की अवधि के लिए पूरा परियोजनाएं जो उसका रखा है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये जो इसका ड्यूरेशन है वो 2020 से 2025 है, ना कि 2020 से 2030। सो पहला तो यहाँ पर हो गया गलत। इसके बाद नेक्स्ट है कि एनआईपी का उद्देश्य सभी के लिए बुनियादी ढांचे तक समान पहुंच प्रदान करना है। ये वाली बात यहाँ पर ठीक है। सो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब ए गलत है और आर यहाँ पर सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा शहरीकृत है यानी कि अर्बनाइज्ड है। अभी ये पूर्वी एशिया है, दक्षिणी एशिया है, यूरोप है या फिर ओशिनिया। सो भैया जैसे ही आप एशिया की बात सुनेंगे आपको एक बात तो समझ में आनी चाहिए, एशिया में सिर्फ एक ही कंट्री ऐसी है जो ढंग की कंट्री है, दैट इज़ जापान। उसके अलावा सारी कंट्रीज़ में एकदम उथल पुथल हो रखी है, हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। और अर्बनाइजेशन के मामले में तो सारी जितनी कंट्रीज देख लोगे आप डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सही आंसर क्या है आपका? यूरोप। याद रखना है इसको। इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो उसमें तो आप इजीली चीज़ों को सॉल्व आउट कर पाएंगे। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य था जिसके लिए दीपक पारेख समिति का गठन किया गया था। अब ये कुछ अल्पसंख्यक समुदायों की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को उसका अध्ययन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। तो देखिए यहाँ पर
सीधे आंसर पे आते हैं इसकी। इस समिति यानी कि दीपक पारेख समिति का जो गठन किया गया था, ये केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने के उपाय सुझाने के लिए किया गया था। अच्छा, कमेंट सेक्शन में अब आप लोगों से मैं एक ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सोनाक्षी, आपने मेरे से बोला था, इसीलिए अब मैं इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता भी चल रहा हूँ जहाँ पे ज़रूरत है। सो अब मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ये थोड़ा सा फेवर करें, जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए, कि ये राजकोषीय घाटा होता क्या है। कमेंट सेक्शन में देखिएगा मत, अगर आप नहीं बता पाए तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें राजकोषीय घाटे से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा सारी बातें। बट यहाँ पर पहले आप ट्राई करिएगा राजकोषीय घाटा क्या होता है, क्या कुछ आप इसके बारे में जानते हो, ये कमेंट सेक्शन में बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की, केयर है, ICRA है और क्राइसल है। इनसे रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा जो है, मतलब कालक्रम के अनुसार बताना है, पहली कौन सी क्रेडिट एजेंसी आई, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसके बाद किसका हुआ, इस तरीके से आपको बताना है कि कौन सी एजेंसी पहले आई, कौन सी यहाँ पर बाद में आई। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले यहाँ पर हम आंसर पे चलें। इससे पहले एक बार ये देखते हैं कि केयर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो केयर ये जो क्रेडिट एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो केयर का हुआ है आपका 1993 में, 1993 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो ज़्यादातर हेडक्वार्टर कहाँ पर है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के, वो है आपका मुंबई में। ठीक है, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी है मुंबई, आपको अच्छे से पता है। दूसरा ICRA की बात करें तो ICRA इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1991 में, एंड उसका जो हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पर है आपका गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम मतलब हरियाणा की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद क्राइसल की बात करें तो क्राइसल जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, ये हुआ है आपका 1987 में, 1987 में, और मुंबई में इसका भी एक, मतलब इसका भी हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि भाई कालक्रम के अनुसार बताना है, तो देखिए सबसे पहले कौन सी आई है आपकी क्राइसल, क्राइसल के बाद जो सेकंड एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो ICRA का हुआ है, उसके बाद केयर का हुआ है, यानी कि 3-2-1 ये यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा कैसा होगा, सही आंसर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है। ठीक है, अब पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है कि यह नीति आयोग का अंग है, दूसरा दे रखा है कि वर्तमान में इसके पास 4 लाख करोड़ रुपए का कोष है। तो अब नीचे आपको बताना है कि भाई कौन सा यहाँ पर सही है स्टेटमेंट। सो इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, सो जस्ट अ सेकेंड, सो यहाँ पर हम बात करें किसकी, राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF की। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में आपको जो कुछ याद रखना है वो बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि ये जो है ना सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए है बल्कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी है। तो इन दोनों के लिए एक निवेश मंच है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है वो है, और इसको संचालित कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI, ये इसको संचालित करती है। ठीक है, सो नीति आयोग का ये अंग है, ये चीज़ यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसके बारे में कैसा है, गलत है। दूसरी चीज़ जो आपको इसके बारे में याद रखनी है, NIIF इसका एस्टेब्लिशमेंट, तो बजट जो था आपका 2015 का, ठीक है, इसमें इसके बारे में मतलब इसकी निर्माण की शुरुआत जो हुई थी वो 2015 में हुई थी, और फाइनली दिसंबर 2016 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। स्टार्टिंग की अगर बात करेंगे तो 2015 ही आप ऑप्ट करिएगा एग्जामिनेशन में, दोनों ईयर एक साथ नहीं दिए होंगे, अगर दिए होंगे तो वहाँ पर ये होगा कि इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी। ठीक है, अब ये जो डेटा आप देख रहे हो द हिंदू का डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सो इस चीज़ को आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, 2016 में 40,000 करोड़ के जो एक नियोजित कोष था उसके साथ इसको जो है एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके रूप में, 40,000 करोड़ का टोटल इसका कॉर्पस था, इनिशियल कॉर्पस, और इसको एज एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में स्टार्ट किया गया था। एक बात इसके अंदर और इम्पॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी हिस्सेदारी इसमें कितनी है, तो 49%
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसके अंदर हिस्सेदारी है। सो इन ऑल अगर हम बात करें नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 49% की हिस्सेदारी है। ये ना सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए है बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इसमें जो है मतलब इसकी जो शुरुआत करी गई थी वो बजट 2015 में इसके निर्माण की शुरुआत हो गई थी और फाइनली दिसंबर 2016 में ये टोटली जो था इस्टेब्लिश हुआ था। अब ये सारी बातें हैं इसके बारे में। और इनिशियल कॉर्पस कितना था इसका? 40,000 करोड़ रुपए। चलिए, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो दूसरा स्टेटमेंट की वर्तमान में इसके पास 4 लाख करोड़ रुपए का कोष है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे कैसे हैं? इनकरेक्ट। तो आंसर हमारा क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप ये कौन सा है? अब ये जो है आपका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा कब लाई गई थी? तो ये साल आपको याद रखना है 2011 का। बट अब ये एग्जामिनेशन में पूछा जाए पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2011 के उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का यूज़ करके सही आंसर को यहाँ पर चूज़ करिए। तो सबसे पहला यहाँ पर है कि मीडिया टर्न के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को 12 से 14% तक बढ़ाना है, ये इसका एक टारगेट था। विनिर्माण क्षेत्र में 2025 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना भी इसका एक टारगेट था। और उपयुक्त नीति समर्थन के माध्यम से भारतीय विनिर्माण की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, ये भी इसका एक पर्पस था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो अगला है आपका 12वीं योजना अवधि के दौरान विनिर्माण निर्यात को 25% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाना, ये इसका एक टारगेट नहीं था। सो आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। वैसे अब इस वाले क्वेश्चन को मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए, बट इसका ईयर आप ज़रूर याद रखिएगा कि 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हो आप, इसमें पूछा गया है कि हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र जो स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था वो आंध्र प्रदेश की तरफ से। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है? अब ये चाइना में है, भारत में है, इंडोनेशिया या फिर यूएसए। वैसे अगर आप देखें रिसेंट डेटा तब क्या है आपका? यूएसए यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहीं पर है अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, तो आंसर यही लगाइएगा, यूएसए यहाँ पर सही आंसर आएगा। बट जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पर चाइना की सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 252। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कार्यक्रम द मेक इन इंडिया, इसकी शुरुआत हुई थी, अब कौन से ईयर में इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? तो सितंबर 2014, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो भैया इसका लोगो तो मुझे लगता है कि जो नहीं पढ़ाई लिखाई करता है उसको भी पता होगा कि सिंह बना हुआ है, वही इसका लोगो है। वो एक अलग बात है कि ऑलमोस्ट टोटली फ्लॉप स्कीम रही साबित हुई है ये, क्योंकि जितना प्रोजेक्ट किया गया उसका 20% भी काम इसमें नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व के शहरों की स्थिति पर यूएन हैबिटेट रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरों की समृद्धि का निर्धारण करने के लिए मानदंड नहीं है? ठीक है, सो कौन सा क्राइटेरिया नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, ये क्राइटेरिया है। जीवन की गुणवत्ता भी एक क्राइटेरिया है। समानता यानी कि इक्वलिटी, दिस इज ऑल्सो इन क्राइटेरिया। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं इष्टतम पॉपुलेशन की तो ये क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, इसके बाद आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्टार्टअप्स की विशिष्ट आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जा सकता है? एंजल इन्वेस्टर्स के द्वारा, वेंचर कैपिटल के द्वारा, क्राउड फंडिंग के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? उपरोक्त सभी। अच्छा, क्राउड फंडिंग तो आप समझते ही हैं, जैसे अगर आप देखते हैं ना कि कोई आप एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि भाई इस चीज़ के लिए, इस कॉज के लिए आप लोग जो है कुछ डोनेट करिए। सो थोड़ा थोड़ा सबसे लेना और एक पर्पस को सॉल्व करना, दैट इज़ क्राउड फंडिंग। ठीक है,
अब वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स, इसके बारे में अगर आप एक डेफिनेशन के रूप में बता पाएँ कमेंट सेक्शन में, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बाकी कल जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में एंजल इन्वेस्टर्स को देखेंगे, वेंचर कैपिटल को देखेंगे और हम बात करेंगे राजकोषीय घाटे की। ठीक है, सो बने रहिएगा चैनल में इन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसका निर्वाह ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।